Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are going to start our revision classes for the chapter number 4, and that is the lecture number 1, in which we are going to study about the cell. What is cell? और सेल की कितनी टाइप्स हैं, क्या क्या सेल में कौन कौन से ऑर्गेनरीज आते हैं सेल में, प्लांट सेल कौन सा है, एनिमल सेल कौन सा है, और कौन कौन सी बेसिक टाइप्स आ जाती हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। ये आपके पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक सेल की। इसमें बहुत सारे जो है वो कंपोनेंट सेल के मौजूद हैं, जिन कंपोनेंट्स को हम आगे डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि सेल एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट इंटायरिटी है इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, कोई भी लाइफ एग्जिस्ट की जा सकती है, हैविंग रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। और उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो रिप्लिकेशन कर सकता है। दैट मीन्स एक सेल से दूसरे सेल में, मतलब एक सेल से 2, 3, 4, 5 इस तरह से वो क्या कर सकता है, रिप्लिकेशन कर सकता है, बहुत सारे एक सेल से बहुत सारे सेल्स बना सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने आगे। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ठीक है, यानी कि अगर लाइफ एग्जिस्ट करवानी है तो सेल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहीं पर भी कोई लाइफ एग्जिस्ट होगी तो उसके लिए सेल लाजमी होगा। द टर्म सेल, सेल की जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड है। पहले एक बात है कि वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड में सेल का मतलब क्या है, काइटोस। ठीक है, और लैटिन में क्या है, सेला। सेला का मतलब क्या है, हॉलो स्पेस। ठीक, हॉलो स्पेस का मतलब एक खाली जगह। और सेल क्या है आप लोगों के पास, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। इसको देखने के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डिस्कवरी इसकी किसने की और किस तरह से की, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें जो है वो इन्वॉल्व है सेल की डिस्कवरी के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनके नाम आपके सामने अभी रिप्रेजेंट होंगे। वो कौन कौन से हैं, पहले इसकी चीज़ें कुछ थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, definition of the cell is changed. Cell as a structure consists of a nucleus surrounded by the semi-liquid substance enclosed in a membrane. सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो किस पे कंसिस्ट कर रहा है, न्यूक्लियस पे कंसिस्ट कर रहा है। और न्यूक्लियस के गिर्द क्या मौजूद है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड सब्सटेंस आप लोगों को अच्छी तरह पता है क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, और सेल किसके अंदर, मतलब एक जो है न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के आउटर वॉल में क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है। और साइटोप्लाज्म के आउटर में क्या मौजूद है, जो साइटोप्लाज्म को एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है, वो है सेल मेम्ब्रेन। सही। स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट इन वन वे दैट प्लांट का जो स्ट्रक्चर है और एनिमल का जो स्ट्रक्चर है सिर्फ दो हिस्सों में जो है वो डिफरेंट हो जाता है। वो किन बेसिस पे डिफरेंट होता है, वो आप लोगों के पास इन बेसिस पे डिफरेंट हो रहा है कि प्लांट हैज़ अ सेल वॉल आफ्टर सेल मेम्ब्रेन। प्लांट के पास सेल वॉल मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के बाद। ठीक है, प्लांट के पास क्या मौजूद होगी, सेल वॉल मौजूद होगी सेल मेम्ब्रेन के बाद। जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, नो सेल वॉल आफ्टर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद बिल्कुल भी सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। तो ये जो है वो बेसिक डिफरेंस आ जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान। सेल्स हैं, दोनों ही सेल हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, एक हो गया एनिमल सेल, दूसरा हो गया प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल मौजूद होगी सेल मेम्ब्रेन के बाद। जबकि आप लोगों के पास जो एनिमल सेल है उसके अंदर क्या मौजूद है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन आउटर में मौजूद है, सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। ये आ गए आप लोगों के पास साइंटिस्ट। इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। आपके पास जो सेल है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी कि वो किससे सीन किया जाता है, वो माइक्रोस्कोप से सीन किया जा सकता है, नेकेड आई से वो सीन नहीं किया जा सकेगा। व्हेन लेंसेज आर इंट्रोड्यूस सेल डिस्कवर्ड, तो जब लेंसेज ऑब्वियसली डिस्कवर्ड हुए होंगे तभी आप लोगों के पास सेल की डिस्कवरी हो सकती होगी। क्योंकि जब तक आपके पास माइक्रोस्कोप के लेंसेज ही डिस्कवर नहीं हो गए, यानी कि माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर नहीं हुआ होगा, तो हाउ कुड यू डिस्कवर सेल। सही। तो जो सबसे पहले आप लोगों के पास चीज़ आती है कि सेल को डिस्कवर करने से पहले क्या चीज़ डिस्कवर हुई होगी, ऑब्वियसली आपके पास माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ होगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसी और साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो आप लोगों के पास किसने की है, वो गैलीलियो ने की है, कि माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं रॉबर्ट हुक के नाम से। इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप तो गैलीलियो ने डिस्कवर किया, अब रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया, डिस्कवर सेल फ्रॉम दी ओट प्लांट। इन्होंने ओट प्लांट लिया, ओट एक प्लांट का नाम है।
ठीक है। ओट प्लांट की कॉर्क, कॉर्क कहते हैं उसकी जो आपके पास नीचे का तना होता है उसे कॉर्क कहा जाता है। वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर सीन रिपीटेडली, और उस कॉर्क के स्ट्रक्चर के अंदर या उसके जो स्टेम है प्लांट की, जो स्टेम है ओट प्लांट की, उस स्टेम के अंदर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स देखे जो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, बार 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 वही जो है स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। एंड दे नेम देम सेल, और फिर उन्होंने उसका नाम क्या दिया, उसको सेल का नाम दिया। ठीक है। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन आए, इन्होंने क्या किया, इन सेल राउंड बॉडी इज प्रेजेंट, इन्होंने ये बात बताई कि जो सेल्स हैं या जो स्पेस मौजूद है, रिपीटेडली जो बार बार स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, उनके अंदर एक राउंडेड बॉडी भी मौजूद है। उस राउंडेड बॉडी को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। और ये इन्होंने किस में ऑब्जर्व किया, ये इन्होंने ऑर्चिड्स जो है उसमें डिस्कवर किए। ऑर्चिड्स के आप लोगों के पास, ऑर्किड्स जो है वो आपके पास प्लांट्स हैं। ठीक है, इनमें इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। शील्डन जो आ गए, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सेल, शील्डन ने इस बात पे जो है वो बात कही, इस बात को प्रूव किया कि दोनों प्लांट्स भी और एनिमल्स भी किससे मिलकर बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। इन दोनों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो सेल से मिलकर ना बनती हो। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल, इन्होंने जो है वो कलेक्टिवली बात करी कि प्लांट और एनिमल दोनों क्या हैं, सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं। श्वान आए, श्वान ने इन्होंने क्या किया, अराउंड न्यूक्लियस फ्लूइड इज प्रेजेंट, इन्होंने क्या बात डिस्कस करी, इन्होंने कहा कि चलो वो तो सेल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन सेल के अंदर क्या मौजूद है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस तो मौजूद है, न्यूक्लियस के गिर्द और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, फ्लूइड मौजूद है, सेमी लिक्विड फ्लूइड मौजूद है, जो कि क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये आप लोगों के पास साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने आप लोगों को इसके सेल के बारे में डिस्कशन की, सेल को डिस्कवर किया, सेल की बेसिक बातों को डिस्कवर करवाया। अब ये आपके पास आ गया एक एनिमल सेल आ गया, और ये वाला जो ग्रीन आप लोगों के पास नजर आ रहा है ये आप लोगों के पास आ गया प्लांट सेल। एनिमल सेल में आप लोगों के पास देख लो एक वॉल नजर आ रही है, जस्ट सिंगल आपके पास जो है वो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया, सेल मेम्ब्रेन का नाम दे दिया। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को, समझ भी आ रहा होगा कि आप लोगों के पास जो है वो एक आउटर लेयर मौजूद है, न्यूक्लियस बीच में मौजूद है, दोनों में है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो हिस्सा है आप लोगों को थोड़ा सा व्हाइटिश और पिंकिश नजर आ रहा होगा, ये एरिया जो है वो साइटोप्लाज्म का एरिया है, दोनों में मौजूद है, दोनों को कलेक्टिवली जो है वो लेबल किया गया है। ठीक है, न्यूक्लियस को भी और साइटोप्लाज्म को भी। अच्छा, अब जो आउटर लेयर है एनिमल सेल की, ये वाली, इसमें देखो सेल मेम्ब्रेन बताई गई है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट में देखो किस तरह बताई गई है कि जो आप एक थोड़ी सी ब्राउन कलर की लाइन और ऑरेंज ऑरेंज कलर की लाइन नजर आ रही है पूरे प्लांट सेल के गिर्द। ठीक है, उसके अंदर एक ब्लैक लाइन नजर आ रही होगी आप लोगों को, इन्होंने उस ब्लैक लाइन को सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया है। ठीक है, और जो ब्राउन लेयर आप लोगों को बाहर नजर आ रही है वो आप लोगों के पास क्या है, जो ऑरेंजिश और पिंकिश लाइन नजर आ रही है वो क्या है आप लोगों के पास, वो आप लोगों के पास सेल वॉल है, ये रही रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, जो ऑरेंजिश लाइन नजर आ रही है वो क्या है, सेल वॉल है। ठीक, तो ये डिफरेंस आ जाता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, कि एनिमल सेल में आप लोगों के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में आप लोगों के पास सेल वॉल मौजूद होती है। और ये वैक्यूल है फूड स्टोरेज के लिए, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्योंकि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आ गए, फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, क्लोरोप्लास्ट आप लोगों को पता है सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते क्योंकि वो अपना जो है फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि वो खुद घास वगैरह खा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं, उन्हें जो है वो सनलाइट से फूड प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे चलते हैं, इमर्जेंस ऑफ अ सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी कैसे प्रपोज हुई और किन किन साइंटिस्ट ने जो है वो सेल थ्योरी को प्रपोज किया और क्या क्या प्रपोजल उन्होंने रखे। वो ये थे कि शील्डन एंड श्वान प्रपोज द सेल थ्योरी, जो साइंटिस्ट हैं शील्डन एंड श्वान, इन्होंने जो है वो सेल थ्योरी को प्रपोज किया। पहला इनका जो पॉइंट आता है, जो प्रपोजल का इनका पहला पॉइंट है वो क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म कंपोज करते हैं एक या एक से ज़ायद सेल्स के ऊपर। दूसरा पॉइंट आ जाता है, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक भी कह लीजिए, फंक्शन भी। क्यों? अच्छा, पहले पॉइंट को सही तरह डीपली स्टडी करते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, या तो वो एक सेल पे कंसिस्ट कर रहे हैं या वो एक से ज़ायद सेल पे कंसिस्ट कर रहे होंगे। जैसे एक हो गया आप लोगों के पास, अगर एक सेल पे कंसिस्ट करता है तो आप उसे यूनी सेल्यूलर कहते हो, यानी वन सेल वाला।
ठीक है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है कि उसमें कितने सारे बहुत अलग अलग किस्म के सेल्स मौजूद होंगे, तो आप उसे क्या कह सकते हो, मल्टी सेल्यूलर कह सकते हो। ठीक है, तो या तो वो एक पे कंसिस्ट कर रहा है या वो बहुत सारों पे कंसिस्ट कर रहा है। उसके अलावा आप लोगों के पास सेकंड पॉइंट आ जाता है, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल यानी कि सेल क्या कर रहा होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करने के काम आता है। कोई भी स्ट्रक्चर जो कंसिस्ट हो रहा है वो सेल की वजह से हो रहा है। सेल ही आप लोगों के पास फंक्शंस परफॉर्म करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास बॉडी में जितने भी वर्क हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, वो कौन परफॉर्म करवाता है? एक बेसिक यूनिट है सेल, वो ही करवा रहा होगा। यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, और टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज के बाद वो ऑर्गन्स बनते हैं। तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं या बहुत सारे जो भी आप लोगों के पास टिश्यूज वर्क कर रहे हैं, तो वो बेसिक उसके ऊपर किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो एक सेल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल ही स्ट्रक्चर बनाता है और सेल ही उसके फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है। तो इसीलिए कह दिया कि सेल जो है वो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। शील्डन और शॉ ने एक मिस्टेक ये की कि उन्होंने मिस्टेकनली, तो कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात को एग्री करा कि सेल जो है वो डिनोवो स्ट्रक्चर है। अब डिनोवो स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? कुड अराइज फ्रॉम द नॉन सेल्यूलर मटीरियल्स, के आपके पास जो सेल है वो किससे अराइज किया जा सकता है? किसी भी नॉन सेलुलर मटेरियल से, जिसके अंदर कोई सेल एग्जिस्ट ना करता हो, वहां से कोई नया सेल बन जाए। ठीक है, ये आप लोगों के पास किसने बताया? ये आप लोगों ने शील्डन और शॉन ने ये बात पे एग्री करवाया कि सेल जो है वो डिनोवो स्ट्रक्चर है। डिनोवो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कुड अराइजेस फ्रॉम द नॉन सेलुलर मटेरियल्स, के यानी कि उनको आगे ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कोई भी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरा एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो ये बात उन्होंने कही। लेकिन फिर रुडोल्फ विर्चू आए, एक थर्ड वन साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा कि थर्ड पॉइंट जो आपने दिया है डिनोवो स्ट्रक्चर का, ये गलत है। ठीक है, तो इन्होंने इस थर्ड पॉइंट को करेक्ट करके क्या बताया? सेल्स कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल अराइज हो सकता है सिर्फ उसी सेल से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, यानी कि आप लोगों के पास कोई भी नॉन सेलुलर चीज से कभी भी एक नया सेल नहीं बन सकता। अब एक बेजान चीज में से आप किस तरह से, लाइक अगर टेबल कुर्सी की अगर हम बात करें, तो क्या टेबल कुर्सी खुद ब खुद रिप्लिकेट करके सेल्स बना सकते हैं? नेवर। ठीक है, लेकिन ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स ये क्या कर सकते हैं? एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और यही जो है वो अपनी आगे स्पीशीज को बढ़ा रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही, लाइफ सेल्स में से ही नए न्यू सेल्स बन सकते हैं। अदर देन दीज कोई सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चेयर्स वगैरह आपके जो है वो और डिफरेंट चीज़ें, टेबल्स वगैरह, ये तो आप लोगों के पास जो है वो नहीं कर सकते रिप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ है कि आप लोगों के पास जो सेल्स हैं वो सिर्फ किससे अराइज किए जा सकते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज किए जा सकते हैं। इट इज़ नॉट अ डिनोवो स्ट्रक्चर, ये डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के पास 3 सेल थ्योरी की प्रपोजल्स आ गए कि सेल थ्योरी किस तरह प्रपोज हुई और उनमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग डेफिनेशन। अब इन 3 प्रपोजल्स को देखते हुए, इन 3 पॉइंट्स को देखते हुए सेल की एक न्यू डेफिनेशन बन गई। वो क्या हो गई? नाउ सेल इज डिफाइंड एज, तो अब जो है वो सेल को डिफाइन किया जा सकता है एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है? ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है, फंक्शंस करवाने में ये हेल्प कर रहा है, यानी कि ये फंक्शनल यूनिट भी है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। इसके बगैर कोई भी काम, सेल्स के बगैर कोई भी काम प्रोसीड नहीं किया जा सकता, चाहे वो स्ट्रक्चर बेसिस पे हो, चाहे वो फंक्शनल बेसिस पे हो। ठीक है, मेड अप ऑफ दी प्रोटोप्लाज्म, ये किससे बन रहा है? प्रोटोप्लाज्म से। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है। जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन दोनों को कलेक्टिवली एक जगह पे लिखा जाए तो हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और अगर इनको सेपरेट सेपरेट कर दिया जाए तो न्यूक्लियोप्लाज्म अलग, साइटोप्लाज्म अलग। ठीक है, तो जब हम इन दोनों न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली नाम देते हैं तो हम उसे क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। सेंटर्ड बाय द न्यूक्लियस, और क्या मौजूद होगा प्रोटोप्लाज्म में? देखो, अगर बीच में क्या है, उन्होंने बात करी कि न्यूक्लियस मौजूद है, सेंटर्ड हुआ हुआ है, यानी बीच में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है, एंड सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, और इर्द गिर्द क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म मौजूद है, एंड बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर भी क्या मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। ये पीछे आप लोग डिस्कस कर चुके हो, बीच में न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस की बात क्या है? साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के बाद क्या है आप लोगों के पास? ये आप लोगों के पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये देखें, दोबारा से देख लीजिए, ये आप लोगों के पास आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटर में क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बिल्कुल बाहर जो एक लेयर है वो क्या काम कर रही होती है?
सेल मेम्ब्रेन का एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, बाहर वाले एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है या उनके दरमियान जो है वो एक शील्ड बना लेती है, एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान और इंटरनल साइटोप्लाज्म के दरमियान, ठीक है। तो ये जो हो गया आप लोगों के पास बेसिक स्ट्रक्चर हो गया सेल का। माइक्रोस्कोप्स किस तरह के होते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स हैव बीन डिजाइंड बाय द साइंटिस्ट। बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स डिजाइन किए गए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट हैं। पहला माइक्रोस्कोप जो आप लोगों के पास है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, इन विच विजिबल लाइट इज यूज्ड एज अ इल्यूमिनेशन सोर्स, यानी कि आप लोगों के पास जो देखने के लिए जो सोर्स यूज की जा रही है ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि आप उसमें देखते हो ना, ठीक है, तो क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे हो चीजें, आपने जो है वो एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, अब आपने अपनी नेकेड आई से देखना है उसको, ठीक है, नेकेड आई से तो आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपने उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखा। जब माइक्रोस्कोप में आप रखोगे तो कुछ ना कुछ एल्यूमिनेशन सोर्सेस होती हैं, यानी देखने के लिए सोर्सेस यूज की जाती हैं। अब यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप में कौन सी सोर्स यूज की जाती है? विजिबल लाइट की सोर्स यूज की जाती है। विजिबल लाइट आप लोगों के पास कौन सी है? आप लोगों के पास विजिबल लाइट आती है सनलाइट की, या ये जो रूम में जो लाइट मौजूद होती है ये आप लोगों के पास विजिबल लाइट हो जाती है, ठीक है। जैसे सन की रोशनी में आप लोगों ने कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में देखे भी होंगे कि आप लोग जब माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स को ऑब्जर्व करते हो तो एक बेसिक सा माइक्रोस्कोप यूज करते हो जिसमें आपके पास आई पीस भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है। आप आई पीस में से देखते हो और ऑब्जेक्टिव में जो है वो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, वहां से आप उसको लेंसेज के थ्रू देख रहे होते हो और उसका जो नीचे एक मिरर लगा होता है उस मिरर को जो है वो आप रोटेट करके लाइट की तरफ लेके जाते हो, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट पड़ रही होती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है, वो ज़्यादा रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास एल्यूमिनेशन सोर्स यूज़ की जाती है वो विजिबल लाइट यूज़ की जाती है, लाइक सनलाइट। एक्सरेज माइक्रोस्कोप में आप लोग क्या यूज़ करते हो? शॉर्ट वेवलेंथ। अच्छा, जितनी शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट होगी ना उतना ही ज़्यादा जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो रिजॉल्व और मैग्नीफाई होके आएगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होगी। तो लाइट माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती, सही, और एक्सरेज की शॉर्ट होती है, फिर उससे जो है वो शॉर्ट किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है आप लोगों के पास? बहुत ही ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर रखता है और बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिकेशन रखता है, ठीक है। तो एक्स रेज माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? ये शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं एक्स रेज, और इसमें ऑब्वियसली नाम से जाहिर हो रहा है आप लोगों को कि एक्स रेज क्या कहते हैं। एक्स रेज माइक्रोस्कोप में कौन सी रेज यूज की जाती होगी? एक्स रेज यूज की जाती होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज किया जाता होगा? इन विच इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की बीम यूज की जाती है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया जाता है, उनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया जाता है ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो है वो लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई और रिजॉल्व होकर आता है सामने, ठीक है। अब रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन हम लोग पीछे बहुत दफ़ा बोल चुके हैं, अब इनके बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं कि रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन आइदर होता क्या है। 3 एट्रीब्यूट्स आपके पास माइक्रोस्कोप में देखे जा चुके हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? वो एक होता है एक होता है आपके पास मैग्निफिकेशन, दूसरा होता है रेजोल्यूशन और तीसरा होता है कंट्रास्ट। यानी कि इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है माइक्रोस्कोप, सही। कौन कौन से? सबसे पहले हम देखते हैं मैग्निफिकेशन आप लोगों के पास क्या है। मैग्निफिकेशन इज अ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सब पहली डेफिनेशन तो आपके पास ये आ गई कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका साइज इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अगर वो इतने स्मॉल साइज में है, ठीक है, इतने से साइज में है, तो वो उसका साइज इतना करके शो कर देगा आप लोगों को। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया? इंक्रीजिंग अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो अपियरेंस साइज है उसको इंक्रीज करके दिखाएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ इट्स आईपीस। अगर आप लोगों ने मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी जो पावर है, आई पीस की पावर है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? ऑब्जेक्टिव की आई पावर से। हमेशा माइक्रोस्कोप में 2 पॉइंट्स होते हैं, वो 2 पॉइंट्स मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी कि उसमें किस तरह से आप देखते हो कि जो सबसे पहले ऊपर होता है आई पीस जिससे आप देखते हो, ठीक है, लेंस लगा होता है बीच में और ऊपर आपके पास आई पीस होता है और नीचे आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसकी वजह से आप क्या करते हो? ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आ गया मैग्निफिकेशन का। क्या आप मैग्निफिकेशन क्या होती है? किसी भी चीज के साइज को इंक्रीज करके दिखाना, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज कर देना, बड़ा करके दिखाना, मैग्निफिकेशन हो गई। और इसकी आप किस तरह से इसको निकाल सकते हो कि आई पीस की जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ऑब्जेक्टिव की पावर से, तो आपके पास क्या निकल आएगा? मैग्नीफाइंग पावर निकल आएगी या मैग्निफिकेशन निकल आएगी।
उसके बाद रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन आपके पास मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस होता है, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स इतने पास हैं, बहुत ही क्लोज हैं अगर दो ऑब्जेक्ट्स, तो और उनकी जो है वो वॉल्स आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई नजर आती हैं आप लोगों को, तो ये रेजोल्यूशन क्या करता है, ये उन वॉल्स को सेपरेट करके दिखाता है। ठीक है, जैसे इज द कैपेसिटी टू सेपरेट द एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत पास रखे हुए हैं उन दोनों की अब लाइक इस तरह मौजूद हैं, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में चेक करोगे तो वो आपके पास किस तरह से आएंगे, वो आप लोगों के पास बहुत जुड़े हुए आएंगे और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, रेजोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा वो जो सेल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आप लोगों के पास आप एक एक चीज को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो उसमें। सब हम अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे दिखाएंगे, या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रास्ट इज इंपॉर्टेंट इन डिस्टिंग्विशिंग वन पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम अनदर, एक सेल के पार्ट को दूसरे सेल से, लाइक सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन, अगर दो, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन से अगर डिस्टिंग्विश करवाना है, भाई दोनों चीजें आपको सेल में इतनी आसानी से तो नजर नहीं आएंगी, ठीक है, तो अब उनको किस तरह से सेपरेट कराओगे, कॉन्ट्रास्ट के मेथड से। कॉन्ट्रास्ट में क्या किया जाता है, स्टेनिंग की जाती है। सेल वॉल क्या करती है, स्टेन जो है वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, स्टेन एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो स्टेन क्या मतलब, कलर, डाई वगैरह, ब्लू कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, इस तरह की डाई से स्टेन कर दिया जाता है। इन स्टेनिंग की वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो स्टेन ले लेती है। अब एक ब्लैक लाइन नजर आ रही है और बीच में एक पर्पल लाइन नजर आ रही है, तो वो बता देती है कि भाई ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो कंट्रास्ट समझ में आ गया क्या है। और फिर उस ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, माइक्रोस्कोप में रख के देखते हो, आप लोगों के पास क्या चीज नजर आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी, सेल वॉल आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो ये तीन तरीके होते हैं, इन तीन तरीकों से जो है वो आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक कर सकते हो। एक तरीके से जो मैग्निफिकेशन का है, उससे साइज इंक्रीज हो जाएगा। रेजोल्यूशन से वो ऑब्जेक्ट अगर दो पास मौजूद हैं तो उनकी सेपरेशन हो जाएगी। सेपरेशन होने के बाद अगर कॉन्ट्रास्ट मौजूद है, यानी कि अभी भी सेल नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा, अंदर के पार्ट्स जो हैं वो सेल के आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे, तो क्या करते हैं, स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग किस तरह होती है, आप लोगों के पास कोई भी कलर डाई डाल दी जाती है, उसमें 5-10 मिनट के लिए उसको उसी सेल को उसके अंदर डिप कर दिया जाता है। डिप करने के बाद उसे जब निकाल के हम स्लाइड के ऊपर रखकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन ने कलर एब्जॉर्ब कर लिया होता है, सेल वॉल ने कलर एब्जॉर्ब नहीं किया होता, तो उससे आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है। तो और भी डिफरेंट, सिर्फ जस्ट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के लिए नहीं है, डिफरेंट किस्म के पार्ट्स के लिए आप ये यूज कर सकते हो। अब ये देखो, ये हमारे पास जो ऊपर का काम है, ऊपर वाली डायग्राम आपको बताई जा रही है, वो है मैग्निफिकेशन के लिए। इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज कर दिया। देखो साइज आप लोगों को बड़ा है कि पीछे वाला अगर न्यूज़पेपर आप देखो तो वो ब्लर है और उसके साइज बहुत छोटा है, जबकि आप लोगों के पास जो इस माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास में आप लोग देख रहे हो, तो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है और एक एक वर्ड आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है। सही, तो ये काम हो गया किसका, मैग्निफिकेशन का, कि मैग्नीफाइंग किस तरह होता है कि उसका साइज इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा रेजोल्यूशन किस तरह है, अभी देखो यहाँ पर पुअर रेजोल्यूशन दिखाई गई है कि रेजोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। अब दो सेल्स आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें सेपरेशन नहीं हो पा रही। बेटर रेजोल्यूशन, थोड़ी सी रेजोल्यूशन इंक्रीज करी तो थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू हुए, ठीक है। और जब बिल्कुल बेस्ट रेजोल्यूशन पे चला गया तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल बिल्कुल अलग हो गए, यानी इन दोनों में अब गैप आ गया, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स को, दो पार्ट्स को, सॉरी पार्ट्स कह रही हूँ, दो जो है वो सेल्स को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है वो रेजोल्यूशन का है। किसी भी चीज के साइज को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है वो मैग्निफिकेशन है। स्टेनिंग का प्रोसीजर जिसमें यूज किया जाता है वो कॉन्ट्रास्ट है, जिसमें क्या किया जाता है, आप लोगों के पास सेल्स के पार्ट्स को सेपरेट किया जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो हाई मैग्निफिकेशन रखता है, यानी कि अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज करें तो थोड़ा हमें जो है वो मैग्नीफाई होकर नजर आएगा ह्यूमन आई के मुकाबले में, ठीक है। ह्यूमन आई जैसे नेकेड आई है, अब तुम लोगों को नजर तो नहीं आ रहा होगा कोई भी वायरस बैक्टीरिया, लेकिन लाइट हाई मैग्निफिकेशन किसकी होगी, लाइट माइक्रोस्कोप की, ह्यूमन आई के मुकाबले में, ठीक है। हाई मैग्निफिकेशन रखता है, लिमिटेड रिजॉल्विंग पावर है, यानी कि ये ज्यादा रिजॉल्व करके नहीं देगा, नॉर्मल रिजॉल्व करेगा लेकिन ज्यादा रिजॉल्व नहीं करेगा। बट 500 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन आई, मगर इंसान की आंख से ये 500 टाइम बेटर है, एंड स्टिल इनफ फॉर व्यूइंग सम ऑफ द स्मॉलर सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, लेकिन इतना काफी है कि ये क्या कर सके, छोटे छोटे सेल्स को स्टडी करने के काम आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ, मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसकी जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतना ही वो ज्यादा जो है वो रिजॉल्व करेगा, ठीक है, और मैग्नीफाई करेगा। हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के मुकाबले में इसकी जो वेवलेंथ है, विजिबल लाइट कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स,
लाइट माइक्रोस्कोप में। तो ये कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है? लाइट माइक्रोस्कोप के साथ कंपैरिजन कर रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ज़्यादा आप लोगों के पास क्या है, मैग्निफिकेशन शो करेगा लाइट विजिबल लाइट के मुकाबले या लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले। इसकी रिजॉल्विंग पावर 10,000 टाइम्स बेटर देन है ह्यूमन आई। अब देखो इसका कंपैरिजन इंसान की आंख से कितना किया, उसका से 500 था, इसका कितनी रिजॉल्विंग पावर है, इसकी 10,000 टाइम बेटर देन ह्यूमन आई। इंसान की आंख से 10,000 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिजॉल्व करके दिखाएगा और हर एक सेल को अलग अलग करके दिखाएगा। Therefore, most of the subcellular structures are studied by the electron microscope. इसी वजह से बहुत सारे जो आपके पास सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके थ्रू स्टडी किए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किए जाते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप देख लेते हैं किस तरह का है। एक मैंने आपको बताया ऊपर क्या मौजूद होता है, आई पीस मौजूद होता है, जिससे क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आंख लगाते हैं और देखते हैं, ये बीच में जितना भी आ गया वो आपके पास लेंस आ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप फोकस करने के लिए यूज करते हो, सही, फाइन फोकस, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा फाइनली फोकस करने के लिए। यहाँ पर क्या मौजूद है, ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है। ऑब्जेक्टिव लेंस नजर आ रहे हैं तीन इस तरह के, आप लोगों ने ओरिजिनल में भी ये देखा होगा, तीन लेंसेज लगे होते हैं, उन तीनों को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। हर एक जो है वो थोड़ा ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास रखता है, ठीक है। तो वो उसको मूव कर करके हम चेक करते हैं कि कौन सा इस पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक। आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपके पास हो गया लाइट माइक्रोस्कोप। नीचे एक मिरर लगा हुआ है, ये मिरर हम इसकी बात कर रहे थे, ये मिरर मौजूद है। इस मिरर का क्या काम होता है, ये मिरर सनलाइट की तरफ किया जाता है और सनलाइट की रिफ्लेक्शन से ये हमारे ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ब्राइट करके दिखाता है, यानी उसकी तरफ वजह से रोशनी जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से है कि इसमें इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। इलेक्ट्रॉन गन का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट करवाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की फायर करवाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम मौजूद है, बीम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है। यहाँ से देखो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लेंस लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। और ये जो है वो लाइट एक ग्लास के ऊपर से, एक डिटेक्टर के ऊपर से, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर मौजूद होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर कर किसके ऊपर जमा करवाता है, ये आप लोगों के पास इसको इंसेक्ट के ऊपर या किसी भी स्पेसिमेन के ऊपर, और उस पर जो है वो स्टेज का मतलब क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर जो है वो स्पेसिमेन रखा होगा वो आपके पास तेज हो जाएगा, इससे रिफ्लेक्ट कर कर जो है वो स्पेसिमेन पे लाइट पड़ती है। और ये जो है वो सिर्फ इसमें क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ये माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई करके एक एक को दिखा सकता है। टेक्निक्स डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी सेल को आइसोलेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स इंक्लूडेड हैं। तो दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है आपकी फ्रैक्शनेशन, ठीक है, और दूसरी आपके पास होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। फ्रैक्शनेशन में आप लोग क्या करते हैं, होमोजेनाइजर का यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, स्पिनिंग एक्शन को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। दो एग्जांपल्स हो गई। सबसे पहले आपके पास जो आइसोलेशन के लिए दो स्टेप्स प्रोसीजर्स फॉलो होंगे वो कौन कौन से होंगे, फ्रैक्शनेशन होगा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आप लोगों के पास क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। फ्रैक्शनेशन कहाँ होगी, होमोजेनाइजर में। सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ होगी, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब भी कह सकते हो। और एक जो होती है जिस मशीन के अंदर इसको रखा जाता है उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, ठीक है। और आपके पास जो है वो ये किस मेथड के थ्रू होती है, स्पिनिंग एक्शन के थ्रू। स्पिनिंग का मतलब होता है घूमने के एक्शन में, ये बार बार कंटिन्यूसली घूमती रहती है, ठीक है। कौन कौन से apparatus रिक्वायर्ड होते हैं, एक तो होमोजेनाइजर रिक्वायर होता है। होमोजेनाइजर क्या होता है, होमोजेनाइजर के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, लार्ज नंबर ऑफ दी सेल्स डाल देंगे, सिमिलर टाइप्स के या डिसिमिलर टाइप्स के हों। और उसको इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, कोल्ड इन्वायरमेंट, आइस कोल्ड, यानी बहुत जो टेम्परेचर है वो माइनस में जाना चाहिए। इसमें सेल्स ब्रोक होते हैं, यानी कि अनकॉइल्ड होते हैं, खुल जाते हैं सेल्स, ओपन किया जाता है सेल्स को एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे से दूर करके सेल्स को। होमोजेनाइजर का क्या काम है, सेल्स को सेपरेट करना, सेल्स को ब्रोक करके उसे यूज में ला, मतलब उसे जो है वो खोल के आगे प्रोसीड करवाना। तो ये काम कहाँ होते हैं, होमोजेनाइजर में होते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यूज की जाती है। द ब्रोकन और द ग्रो ओपन सेल्स, जो सेल्स टूट गए हैं और या फिर अलग हो गए हैं, उन ओपन सेल्स को क्या किया जाता है, एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ये सी ट्यूब का मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ठीक है। यहाँ सी ट्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। तो इसको किस ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, यानी छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है, इसका नाम टेस्ट ट्यूब नहीं होगा, इसको हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कहेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज की जाती है, ठीक है, तो इसका नाम इसीलिए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब रखा गया है। एंड सब्जेक्टेड टू द स्पिनिंग एक्शन, और इसको कहाँ भेज दिया जाता है, स्पिनिंग घूमने वाले एक्शन में।
At low speed, large particles like nuclei are settled down in the sediment. और low speed पे क्या काम होगा, जो बड़े particles हैं न्यूक्लियाई जैसे सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस वगैरह मौजूद होंगे, जो बड़े साइज के होंगे, वो क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देंगे. स्मॉलर प्रॉपर्टीज आर स्टिल इन द सुपरटेंडेंट. और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो अभी भी सुपरनेटेंट में होंगे. सुपरनेटेंट कहते हैं ऊपर वाले लिक्विड को. ठीक है, नीचे तो क्या हो गया, सेडिमेंट हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, सुपरनेटेंट हो गया. इसके अंदर क्या करेंगे, अब उस सुपरनेटेंट को क्या काम करेंगे, दूसरी फ्रेश ट्यूब में पोर करेंगे. सुपरनेटेंट को यानी ऊपर वाले लिक्विड को फ्रेश ट्यूब में पोर करके उसे हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन पे लेकर जाएंगे, और जो और पार्टिकल्स है वो भी सेपरेट हो जाएंगे. देख लो फ्रैक्शनेशन का मेथड. होमोजेनाइजर है. होमोजेनाइजर यहाँ पर आप लोगों को एक जो है ग्राइंडिंग मशीन की जैसा लग रहा होगा, तो थोड़ा सा इसी तरह है, लेकिन मतलब इससे थोड़ा भी डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता. तो होमोजेनाइजेशन करवाई, टिश्यू सेल्स लिया. सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब में जो है वो बहुत सारे सेल्स लिए, इसे होमोजेनाइजर में इंक्लूड करवाया. होमोजेनाइजर से जब निकाला, जिसमें सेल्स ओपन और ब्रेक हो गए, इसको किस में डाला, एक दूसरी ट्यूब में डाला, उसे होमोजिनेट किया. उसका नाम क्या पड़ गया, होमोजिनेट. जो होमोजिनाइजेशन से गुजर के गया है, उसका एक लिक्विड बन गया, वो क्या हो गया, होमोजिनेट हो गया. उसको किस में शिफ्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस पे लेकर जाते हैं. ये तीनों स्टेप जो आपके पास ऊपर के थे वो फ्रैक्शनेशन के थे. उसके बाद जो यहाँ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन लिखा है, यहाँ से आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट होती है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोग के पास क्या है, सेडिमेंटेशन सीक्वेंस. सबसे पहले कैसी अब आपके पास जो स्टार्ट हो रही है वो सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट हो रही है. इसमें देखो अलग अलग सेल्स मौजूद हैं. हैवी पार्टिकल्स क्या होंगे, सबसे पहले जो स्पिनिंग एक्शन पे जाएंगे, यानी इसको घुमाना शुरू करेंगे लो स्पीड पे. तो पहले कौन सेपरेट हो जाएगा, आपके पास लार्जर मॉलिक्यूल लाइक आपके पास न्यूक्लियस, साइटोसोम्स, ये आप लोगों के पास जो है वो सेपरेट हो जाएंगे. अभी भी ब्लू और पिंक पार्टिकल्स हैं, थोड़े आगे लेके जाएंगे, थोड़ी और इसको जो है दूसरी टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करेंगे. दूसरी टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, इसको दोबारा से स्पीड थोड़ी हाई रखेंगे, तो फिर क्या सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, पिंक कलर के पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरियोक्सिसोम, ये आपके पास सेपरेट हो गया. फिर इसको दोबारा से किस में डालेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट किया जाएगा. दूसरी टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, आपके पास माइक्रोसोम्स और स्मॉल वेसिकल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे. ब्लू पार्टिकल्स डाउन हो गए, यानी कि सेडिमेंट में क्या आ गए. सेडिमेंटेशन सीक्वेंस समझ आ रही है कि सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि सेडिमेंट में बैठ जाना, नीचे बैठ जाना. ठीक है, मॉलिक्यूल्स का नीचे, लार्जर मॉलिक्यूल्स का नीचे बैठ जाना, आपके पास सेडिमेंट होगा. अब ब्लू कलर के लिक्विड्स भी नीचे बैठ गए, सॉरी ब्लू कलर के सॉल्यूट्स भी नीचे बैठ गए. ब्लू कलर में क्या था, आपके पास माइक्रोसोम्स था, स्मॉल वेसिकल्स भी बैठ गए. अब आपके पास दोबारा जब इसको किया गया तो सेंट्रीफ्यूगेशन की गई, इसको दोबारा स्पिनिंग एक्शन पे हाई स्पीड पे लेकर गया, तो आपके पास क्या क्या चीजें सेपरेट हो गई, राइबोसोम सेपरेट हो गए, वायरसेस सेपरेट हो गए, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल सेपरेट हो गए. तो ठीक है, ये आप लोग के पास डिफरेंट जो है वो स्पीड के इन स्पीड्स पे जो है वो आपके पास सेडिमेंटेशन हुई है. सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स नीचे बैठ जाएंगे और स्मॉलर ऊपर रहेंगे, सीक्वेंस के मुताबिक वो भी सेपरेट होते चले जाएंगे. ये प्रोसीजर उस वक्त तक करना है जब तक कि आपके पास तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स, सॉरी तमाम के तमाम आप लोगों के पास जो सेल्स के ऑर्गेनेलीज हैं ये सेपरेट ना हो जाएं. तो इसकी वजह से क्या होगा कि डिफरेंट आप लोगों के पास सेल्स जो है वो अलग अलग, डिफरेंट जो है सेल्स के पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, और आप एक एक को फर्दर स्टडी कर सकते हो. अब मुझे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो मैंने यहाँ से पिंक कलर का माइटोकॉन्ड्रिया उठाया और जाके उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या मौजूद है. ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल अलग किए जा सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं. इंशाल्लाह इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.